हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी पेमेंट, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि है गति के नियम। इस चैप्टर में हमने देखा कि यहां पर एक्चुअली गति के नियम में हमें उस कारण के बारे में पढ़ना था जिसके कारण गति होती है, अर्थात मुझे डिस्कस करना था बल के बारे में। फिर बल पर आधारित हमने देखे न्यूटन के गति के 3 नियम। न्यूटन का प्रथम नियम जो कि हमारे डिपेंडेंट था किसके ऊपर भी, तो जड़त्व के ऊपर, इनर्शिया के ऊपर। सेकंड हमने मोमेंटम को समझा जो कि बेस था हमारे अगला सेकेंड लॉ के ऊपर। एंड थर्ड दैट इज क्रिया और प्रतिक्रिया बल, ये इसके ऊपर आधारित था हमारा न्यूटन का तीसरा नियम। इसी सिलसिले में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे इन सभी चीजों को सीखा। फ्री बॉडी डायग्राम सीखा, घर्षण बल को हमने सीखा। अब आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच चुके हैं हम वृत्तीय गति अगर कर रहा हो कोई पिंड, तो उस पिंड पर लगता है 2 बल। कौन कौन से? एक अभिकेंद्रीय बल सेंट्रिपिटल फोर्स और एक अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस को डिस्कस करने वाले हम आज इसी सेशन में, एंड समझेंगे, सीखेंगे कि ये दोनों फोर्सेस कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई भी साइकिलिस्ट हो, कोई कार वाला हो, या फिर कोई बस हो, कोई भी व्हीकल हो, मतलब रोड पे अगर वो सर्कुलर तो कंप्लीट कोई नहीं मुड़ेगा, बट वो जब कर्व्ड रोड पे मुड़ रहा होगा तब उसके ऊपर कैसे एक्ट करता है। अगर हम गोल घूम रहे होते तब कैसे एक्ट करता है, या फिर वो जो झूला, वो चक्री जो चलती है मेले में, वो उसके ऊपर भी क्या कुछ इस तरीके के फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं इस सेशन में। तो भाई ये सेशन जैसे कि आपको समझ में आ चुका है कि इन दोनों फोर्सेस के ऊपर है, तो ये फोर्सेस आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी चल करके आएंगे, और इसका मतलब है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक। तो चलिए भाई फटाफट से इसको शुरू करते हैं, सीखते हैं कि अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल क्या होता है। आइए सबसे फर्स्ट में बात कर लूं अभिकेंद्रीय बल की। तो मैंने जैसे कि अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये तभी एप्लीकेबल है, अभिकेंद्रीय हो या अपकेंद्रीय, जब कोई वस्तु, कोई पिंड वृत्तीय गति कर रहा हो। अच्छा, वृत्तीय गति में क्या होता है भाई, तो कुछ बातें समझते हैं हम वृत्तीय गति में, फिर इसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर आएंगे एंड डिस्कस करेंगे कि अल्टीमेटली क्या होना है। ठीक है ना। देखिए हम बात कर रहे हैं वृत्तीय गति की, ठीक है। वृत्तीय गति कर रहा है भाई, तो ये रहा एक वृत्ताकार पथ, ले लेता हूं मैं, ठीक है। यहां पर हम अल्टीमेटली बात करना चाह रहे हैं अभिकेंद्रीय बल। इसके लिए हम समझ रहे हैं, तो हमें 1-2 बातें पता है। क्या? तो हमें यह पता है कि इसके सेंटर से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये इस वृत्ताकार पथ की क्या हो जाएगी भाई, तो ये इस वृत्ताकार पथ की हो जाएगी रेडियस। अब इस पे कोई भी पिंड गतिमान है, तो गतिमान होने का मतलब है कि ये पिंड ये चल रहा है भाई इस दिशा में, ठीक। थोड़े समय के बाद जब मैं देखूंगा तो ये पिंड कहां चल रहा है, इस दिशा में। यानी हर समय यहां पर मुझे महसूस हो रहा है कि भाई डायरेक्शन जो है ये क्या हो रही है, बदल रही है। हर समय डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है, और हर समय डायरेक्शन बदल रही है, इसी कारण तो ये वृत्ताकार है, ठीक है ना। तो ये वृत्तीय पथ पर कोई पिंड चल रही है, कैसे चलेगी भाई, तो एक छोटा सा एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं। हमने क्या किया, हमने एक धागे से एक पत्थर को ऐसा बांध दिया और पकड़ के पत्थर को ऐसा घुमाना शुरू कर दिया, तो ये पत्थर कैसा घूमेगा, ऐसा। ये पूरा वृत्तीय पथ पे क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। तो इसीलिए इस पत्थर के लिए मैं बोलूं तो यहां पर इधर चल रहा है, यह पत्थर जब यहां पहुंच चुका होगा तो किधर चल रहा होगा, इधर चल रहा होगा। यहां पहुंचेगा तो कहां चलेगा, इधर चल रहा होगा। अब क्या हो रहा है भाई, तो मैं ये कह रहा हूं कि दिशा लगातार इसकी क्या हो रही है, बदल रही है। अब दिशा लगातार बदल रही है तो मैं इसको ऐसा तो नहीं कह सकता कि इसकी जो वेलोसिटी है
वो सेम है, जो वेग है वो सेम है, नहीं, ये क्या है, इसके लिए एक बात जरूरी है कि भाई ये एक समान वृत्तीय गति होना चाहिए। तो एक समान वृत्तीय गति हो रहा है यहां पे, ऐसा मैं अजम्पशन है, मान लेता हूं कि एक समान वृत्तीय गति हो रही है। मतलब एक समान वृत्तीय गति का भी मतलब आपको समझ में आना चाहिए क्या भाई, तो समान समय अंतराल में इसके द्वारा समान दूरी तय होनी चाहिए। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहां पर कि यहां पर इस वेग की डायरेक्शन अलग है, यहां पर इसकी डायरेक्शन अलग है, तो मैं इसमें कह सकता हूं कि ये एक समान वृत्तीय गति है, यानी जो मॉड्यूलस ऑफ v वेक्टर होगा यही 1 2 लिख लूं क्या, इसको 1 लिख लेता हूं, इसको 2, वो बराबर होगा मॉड्यूलस ऑफ v2 वेक्टर के। मतलब इसका वेग नहीं, इसकी स्पीड, इसकी चाल बराबर होगी। ये एक समान वृत्तीय गति का मतलब अल्टीमेटली क्या है, इनकी जो चाल है, चाल किसकी, पहले की और चाल दूसरे पॉइंट पर, इन दोनों की चाल बराबर है भाई। वे क्यों नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि दिशा हमेशा बदल रही है, दिशा हमेशा बदल रही है, तभी तो एक समान वृत्तीय गति करते हुए पिंड की भी वृत्तीय त्वरण या कोणीय त्वरण हमको देखने को मिलता है। यहां पर कोणीय त्वरण होगा, यहां पर कोणीय वेग होगा, ठीक है ना, यहां पर कोणीय त्वरण होगा, यहां पर कोणीय वेग होगा। ठीक है, तो क्यों हो रहा है उसका कारण समझ में आया कि हर समय दिशा बदल रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं चाल बराबर है वेग नहीं। वेग कब बराबर होगा भाई, तो वेग क्या होता है, वेग होता है चाल विद डायरेक्शन, है ना, चाल में अगर दिशा भी इंक्लूडेड हो तो उसको हम कहते हैं वेग। तो वेग कैसे बराबर कर सकते हो, दिशा तो हर समय बदल रहा है। तो अभी केंद्रीय बल का मतलब समझ में आया होगा कि भैया अभी केंद्रीय बल कब लगेगा, जब कोई पिंड इस तरीके से गति करी हो, और पिंड गति करी है मतलब ये बाहर की तरफ निकल रहा है। तो होना ये चीज होता है सिंपली कि इसके ऊपर एक केंद्र की तरफ बल लग रहा होता है, और ये केंद्र की तरफ जो बल लगता है रेडियस के ही अनुदिश होता है, और यही बल कहलाता है हमारा अभिकेंद्रीय बल। क्या है ये जो केंद्र की तरफ बल लग रहा है यही कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। जो मैंने अभी ये पत्थर बनाया था ऐसा, तो हम क्या कहते हैं, हम हाथ में इस रस्सी को पकड़े रहते और ऐसे गोल 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 घुमा रहे होते। तो हमने क्या किया होता है, हम रस्सी के जरिए हम अपनी तरफ इस पे एक बल लगाते हैं, और ये इसके ऊपर लगता है कि वेलोसिटी, जो कि कहता है कि भैया बाहर चलो, लेकिन ये बल कहता है नहीं भैया बाहर नहीं अंदर। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है कि ना तो बॉल इधर गई ना इधर गई, ये पत्थर इधर आ गई। फिर ऐसे ही अगर मान लीजिए दूसरे पॉइंट पे मैं बात कर लूं, तो इस पॉइंट पर भी सेम चीज, ये देखिए ये इधर वेलोसिटी इधर, तो रिजल्टेंट कहता है कि ना इधर नहीं इधर। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी की डायरेक्शन हर बार हर जगह पे क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इसीलिए इसको हम कहते हैं भाई कि ये हमारा अभिकेंद्रीय बल है, यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल। ठीक, देखिए न्यूटन के अनुसार, ठीक है, न्यूटन के अनुसार त्वरण किसी बल से ही उत्पन्न होता है, एवं इसकी दिशा भी वही होती है जो त्वरण की दिशा होती। इन्होंने यही तो कहा था ना, कैसे कहा था भाई, तो इन्होंने कहा था ना फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मुझे ये पता है v माइनस यू अपॉन टी इज व्हाट a, मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। ये एक्सीलरेशन तभी उत्पन्न होगा जब क्या लगे, बल लगे। तो मतलब समझ में आता है न्यूटन के अनुसार कि त्वरण किसी भी बल से उत्पन्न होता है एवं उसी की दिशा में होता है जो त्वरण की दिशा होती है। ये कहते हैं ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied in the direction of applied force। मतलब संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल की बराबर, या यूं कह लूं लगाए गए बल के समानुपाती होता है, तथा उसी के दिशा में होता है, मतलब बल के ही दिशा में होता है। अतः स्पष्ट होता है कि वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल आरोपित होता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यही मैं अभी आपको सिखाना चाह रहा, क्या कि जब मुझे पता है कि यहां पे कोणीय त्वरण हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, कोणीय त्वरण हो रहा है, तो त्वरण कब होगा, जब यहां पर कोई बल होगा। और वो बल कौन है, तो वो बल है ये अभिकेंद्रीय बल। ये जो बल लग रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, यही है हमारा अभिकेंद्रीय बल। ठीक, तो यहां से बात समझ में आती है कि अगर कोई भी वृत्ताकार पथ पे
कोई एक समान गति कर रहा है तो उस पे एक केंद्र की तरफ बल लग रही है जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। इन शॉर्ट ऐसा समझ लो ना। चलिए, तो ये आपको दिख पा रहा होगा, ये एक पिंड है, इसके लिए वेग इधर की तरफ, तो अभिकेंद्रीय बल अल्टीमेटली किधर लगेगा? केंद्र की तरफ। क्यों? क्योंकि इधर ही दिशा में हो रहा है इस पे त्वरण। ठीक, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, अभिकेंद्रीय बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑब्वियसली बल हमेशा द्रव्यमान पर निर्भर करेगा भाई। माना m द्रव्यमान का कोई पिंड r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से गति कर रहा है। ये क्या क्या मान लिया हमने मान लिया ये एक्सीलरेशन लिखा हुआ है, ये इसकी त्रिज्या जो इसकी यहां से यहां तक की दूरी है ये r है, ठीक है, और ये वेग v वेलोसिटी से इधर क्या कर रहा है? ये गति कर रहा है। तो इस क्षण पे मैं ये निकालना चाहता हूं कि भैया ये m मास का पिंड, इसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल कितना होगा। तो देखिए, बल न्यूटन के नियम क्या कहते हैं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। न्यूटन का नियम क्या कहता है भाई? तो न्यूटन के नियम के अनुसार तो सिंपली ये होता है कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। आइए यहां से मैं दिखाता हूं। मैं यहां पर कहता हूं कि केंद्र की ओर त्वरण। अब केंद्र की ओर क्यों लिख लिया? क्योंकि मुझे पता है बल केंद्र की ओर लग रहा है तो त्वरण भी केंद्र की ओर ही लगेगा। सेंट्रिपिटल को ऐसा लिखते हैं, ए सी लिख लूं, ए सेंट्रिपिटल, ए मतलब त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण को हम कैसे डिनोट करते हैं भाई? ये एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मैं कहता हूं एक्सीलरेशन का ए और सी का मतलब सेंट्रिपिटल, मतलब क्या? अभिकेंद्रीय त्वरण, ऐसा कह लूं, अभिकेंद्रीय त्वरण। ये किसके बराबर होता है भाई? तो हमको पता है ये होता है v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, त्वरण हमने कोणीय त्वरण जिसकी हमने बात करी थी उसी को अभिकेंद्रीय त्वरण लिख रहा हूं, ये होता है v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब v स्क्वायर अपॉन r होता है तो मैं आपसे ये कहता हूं, अच्छा इसी को और अगर चाहे ओमेगा के फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं भाई? तो ये r ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। v स्क्वायर को कोणीय वेग के टर्म में अगर लिखेंगे तो v स्क्वायर, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, चूंकि v होता है हमारा r ओमेगा, तो यहां पर जब रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। अब ये r से एक r कट जाएगा, क्या बचेगा भाई? तो r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? अगर आपने पीछे इसको नहीं भी समझा है तब भी आपको यहां पे समझ में आ सकता है, कोई दिक्कत परेशानी लेने वाली बात नहीं है। फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि भाई ये जो हमारा कोणीय वेग कोणीय संवेग वाला जो हमारा पूरा पोर्शन है उसको जाकर के जरूर देखें। ठीक है ना? ताकि वहां से आपको और क्लियरली चीजें समझ में आ जाए। तो v इस r ओमेगा होगा। मैंने आपसे कहा कि इस v की जगह पर रख दीजिए r ओमेगा, तो v स्क्वायर था तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे एक r है, r से कट गया। ठीक है ना? तो r ओमेगा स्क्वायर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या कहते हैं भाई? तो ये कहते हैं लगाया गया बल द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अब मैं यहां पर कहता हूं अभिकेंद्रीय बल की, तो द्रव्यमान तो होगा, मास तो होगा, लेकिन त्वरण कौन सा होगा भाई? तो ये वाला, मतलब अभिकेंद्रीय बल की बात करूं, एफसी लिख लूं, फोर्स सेंट्रिपिटल। तो m यहां पे त्वरण की जगह पे मैं लिख लेता हूं एसी, अभिकेंद्रीय त्वरण। ये त्वरण की जगह अभिकेंद्रीय त्वरण। नाउ द टर्म इज व्हाट? F इज इक्वल्स टू एम ए सी। अगर इसी चीज को लिखना चाहें तो F AC की वैल्यू आपके सामने है, क्या? R ओमेगा स्क्वायर। अच्छा और भी आपको मन करे तो लिख सकते हैं, क्या? तो m v स्क्वायर अपॉन r। इतने सारे फॉर्मूले आपके पास में है। अगर मैं फर्स्ट वन, मैं इसकी अगर बात करता हूं तो ये किसके लिए भाई? तो ये कोणीय त्वरण के रूप में है, और इसकी मैं बात करूं तो ये नॉर्मली वेग के रूप में। ठीक, तो ये रहा आपके सामने फॉर्मूला कि भाई एफसी कितना होगा? तो मास इंटू एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन चाहिए भाई? तो ये अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए चाहिए, अभिकेंद्रीय त्वरण जो केंद्र की तरफ लग रहा है ये चाहिए। तो हमने लिख लिया m इंटू एसी, एफसी एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसी को लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, आइए, अभिकेंद्रीय बल द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। अतः किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके अभिकेंद्रीय त्वरण के गुणनफल को उस वस्तु का अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यह भी एक डेफिनेशन हो सकती है हमारी अभिकेंद्रीय बल की। क्या भाई? तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके अभिकेंद्रीय त्वरण के गुणनफल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं।
कैसे? तो F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये रहा, इसी v स्क्वायर अपॉन r को अगर एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? F इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहां से हमें इसके एंगुलर फॉर्म की भी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं जरा इसके कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में अभिकेंद्रीय बल के अनेकों उदाहरण देखते हैं, जैसे कि जब हम किसी रस्सी से कोई पत्थर बांधकर रस्सी के एक सिरे को पकड़कर उसे वृत्तीय गति में घुमाते हैं तो रस्सी में तनाव के कारण हमारे हाथ पर अभिकेंद्रीय बल लगता है, जबकि रस्सी में बंधा पत्थर प्रतिक्रिया बल लगाता है। मतलब जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ में, जो जिस एग्जांपल के जरिए इसको हमने समझना शुरू किया था कि एक रस्सी में एक पत्थर को बांधिए और रस्सी को गोल गोल ऐसा घुमाना शुरू कीजिए, तो रस्सी के जरिए आप पत्थर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब आप अभिकेंद्रीय बल लगा रहे हैं। आगे बढ़ूं अगर, तो मैं कहता हूं कि मोड़ पर मुड़ने के लिए किसी कार या मोटरसाइकिल के पहिए और सड़क के बीच में घर्षण बल लगता है, जो कि कार को मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करता है। क्या कहना चाह रहे भाई? तो कोई भी कार हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, बस हो, ये जब कभी भी किसी रोड पे टर्न होते हैं, जैसे यहां पे अगर एक साइकिलिस्ट ही हो, ये अपने साइकिल को क्या कर रहा है भैया? टर्न कर रहा है, ऐसा कुछ समझ लेते, पीछे बाकी का स्ट्रक्चर होगा। तो ये जब साइकिलिस्ट टर्न हो रहा होगा गोल, तब इसको एक अभिकेंद्रीय बल इसके ऊपर कार्यरत होगा, और इसीलिए बहुत बेहतर तरीके से टर्न हो सके, बाहर की तरफ ना जाए, इसलिए क्या कहते हैं हम? रोड को बंकित बनाते हैं। बंकित रोड का मतलब, आप अब के बाद से जब रोड देखिएगा, जब रोड टर्न होती है तो रोड को ऐसा टेढ़ा बनाया जाता है। ये वाला हिस्सा अगर इस तरीके से है तो ये टेढ़ा बनाया जाता है रोड, जिधर की तरफ रोड मुड़ रही होती है उधर की तरफ झुकाव होता है, जिससे हमको फायदा मिलता है भाई अभिकेंद्रीय बल में, जिसकी वजह से हम बाहर की तरफ नहीं गिरते। थोड़ी सी गाड़ी तेज भी रहती है तो इजीली मुड़ जाती है, नो डाउट। इस पे बेस्ड, मतलब जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, इस पे बेस्ड हम एक और सेशन लेंगे जिसके अंदर मैं डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से डेरिवेशन से भाई इसके लिए, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बंकित रोड पे हमको फ्रिक्शन मिलता है, किस तरीके से बंकित रोड पे हमको अभिकेंद्रीय बल मिलता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे आगे। अब इलेक्ट्रॉन की नाभि के चारों ओर घूमना भी अभिकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है भाई? नाभि के चारों ओर घूम रहा है, ये भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अच्छा, गोल घूमते हुए झूले पर बैठे व्यक्ति का बाहर गिर जाना भी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। अब कहेंगे बाहर गिर गया तो इसमें अभिकेंद्रीय बल कैसे होगा भाई? तो इसकी भी हम अभी चर्चा करने वाले जस्ट आगे। ठीक है, कि जब कभी किसी चीज को आप अपने केंद्र की तरफ खींचते तो एक बल और होगा जो इसको बाहर की तरफ खींच रहा होगा, मतलब उसका प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स। पत्थर को जब आप अपनी तरफ खींच रहे तो पत्थर बाहर जाने की भी तो कोशिश कर रहा है। आप ऐसा गोल घुमाते घुमाते पत्थर को बस छोड़ दीजिए रस्सी, तो पत्थर सीधे निकल जाएगा, वो गोल ऐसा घूमता हुआ ही नहीं रहेगा। तो उस बल की भी हम अभी बात करने वाले हैं, मतलब अपकेंद्रीय बल की बात करने वाले। क्या होता है भाई अपकेंद्रीय बल? तो देखिए, जैसे मैं इसकी बात कर रहा था, ये एक रोड है, मैंने पूरा सर्कुलर ही ट्रैक ले लिया। यहां पर इस कार के ऊपर एक अभिकेंद्रीय बल काम कर रही होगी जो इसको केंद्र की तरफ खींच रही होगी, और इसी के ऊपर एक और बल काम कर रहा होगा जो इसको बाहर की तरफ धकेल रहा होगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल ये इसको क्या कर रहा है? इसको बाहर धकेल रहा है। एक बल है जो केंद्र की तरफ, तो सेम अमाउंट का फोर्स एक बाहर की तरफ लगेगा, यानी जो अभी अभिकेंद्रीय बल में हमने फॉर्मूला देखा वही फॉर्मूला यहां पर भी आ जाएगा, F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r या mr ओमेगा स्क्वायर। सेम फॉर्मूला इसके अंदर भी होगा, जितने की वजह से आप इसको केंद्र की तरफ खींचेंगे अभिकेंद्रीय बल, उतने की वजह से बाहर की तरफ लगेगा अपकेंद्रीय बल। और ये कार ये चल रही है किस पे? तो सर्कुलर ट्रैक के हमेशा टेंजेंशियली होती है वेलोसिटी, हमेशा। जितना जो सर्कुलर ट्रैक है उस पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, तो इन्हीं स्पर्श रेखाओं पे वेलोसिटी को डिनोट किया जा सकता है। ये वेलोसिटी, ये वेग। ठीक है, चलिए। वृत्तीय गति करते समय एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल क्रियाशील रहता है जिसकी दिशा केंद्र से दूर की तरफ होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। और यही सेम डेफिनेशन जिसमें कहेंगे कि
बल की दिशा केंद्र की ओर होती है तो अभिकेंद्रीय बल। ये जो लग रहा है ये अभिकेंद्रीय है, और ये जो बाहर की तरफ लग रहा है ये अपकेंद्रीय है। मतलब एक सेंट्रिपिटल फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अभिकेंद्रीय बल की प्रवृत्ति केंद्र से दूर भागने की रहती है। यह एक आभासी बल होता है जिसका परिणाम अपकेंद्रीय बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह हमेशा ही किधर होता है भाई? ये होता तो अभिकेंद्रीय बल के बराबर ही है अपकेंद्रीय बल, लेकिन बाहर की तरफ होता है और आभासी फोर्स है। इसको हम स्यूडो फोर्स के नाम से भी समझते हैं कुछ केसेस में, जैसा कि हमने इसके पिछले वाले सेशन में डिस्कस किया स्यूडो फोर्स को, ठीक है ना, छद्म बल के बारे में, जो ये बाहर की तरफ लग रहा है। उदाहरण, जब हम किसी कार में यात्रा करते हैं और कार चालक जब अचानक से कार को बाईं ओर मोड़ देता है तो हम दाईं ओर झुक जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। हम दाहिने तरफ क्या होता है? झुक जाते हैं। ये दाहिने तरफ झुक जाना हमारा क्या होता है भाई? यही होता है हमारा क्या? छद्म बल। यही कह लेंगे हम क्या? अपकेंद्रीय बल। यह आभासी बल होता है, यह लगाया नहीं जाता। जैसे मुझे पता है उस धागे पर मैं केंद्र की तरफ बल लगा रहा था, लेकिन बाहर की तरफ मैंने कोई बल नहीं लगाया भाई, बाहर की तरफ ही अपने आप लग रहा है। तो रिएक्शन फोर्स है एक आभासी, इसीलिए कह रहे हैं। चलिए, तो कार को जल्दी से लेफ्ट मोड़ दिया जाता है तो हम ऐसा राइट झुक जाते हैं ना। जब कार बाएं की तरफ मुड़ती है तो हम किधर झुकते हैं? राइट। जब राइट मुड़ती है तो हम किधर झुकते हैं? बाएं। मतलब कुल मिलाकर के जिधर उसका मुड़ाव होगा उसके विपरीत दिशा में यह लगती है बल। ठीक, आगे बढ़ते। तो देखिए, अपकेंद्रीय बल का भी सूत्र क्या हो जाएगा? सेम, F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है भाई? mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, v नहीं है, mr ओमेगा स्क्वायर। देखिए, जहां पे m की अगर बात करें तो वस्तु का द्रव्यमान है, v की बात करें तो वस्तु का वेग है, ये वाला v, ये v है, ये वेग है, और r जो है वो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है। ओमेगा क्या है भाई? तो वस्तु का कोणीय वेग। ठीक, तो मतलब हम वेग और कोणीय वेग दोनों के ही रूप में हम इसको लिख सकते हैं, और सेम टू सेम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके स्कूल एग्जामिनेशंस पर। ठीक है, देखिए, पहला तो यही समझ में आता है कि अभिकेंद्रीय बल केंद्र की तरफ होगा और अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ होगा। मतलब केंद्र से दूर जो जा रहा होगा अपकेंद्रीय, केंद्र की ओर जो आ रहा होगा वो अभिकेंद्रीय। यानी अपकेंद्रीय बल केंद्र से दूर की तरफ लगता है, अर्थात यह एक केंद्र प्रसारक बल होता है, जबकि अभिकेंद्रीय बल दिशा केंद्र की तरफ होती है, यह केंद्राभिसारी बल होता है। ठीक है ना, ये एक केंद्र प्रसारक और एक केंद्राभिसारी, मतलब एक केंद्र की तरफ और केंद्र से दूर। अगला पॉइंट देखिए, अभिकेंद्रीय बल एक आभासी बल होता है, जबकि अभिकेंद्रीय बल वास्तविक बल होता है। इसके मैंने बात करी ना, ये आभासी है, स्यूडो है, ठीक है ना, जबकि ये हमें अभिकेंद्रीय बल की जब बात करते हैं तो ये बल वास्तव में लगाना पड़ता है भाई। ठीक है, ये लगता है जो किसी वस्तु को केंद्र की तरफ रखने का प्रयास करता है। तीसरा, अपकेंद्रीय बल की खोज क्रिस्टियन हॉयगन्स ने की थी, जबकि अभिकेंद्रीय बल की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी? आइजैक न्यूटन ने की। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई इसमें एज सच पॉइंट, जैसा कि एक ही फॉर्मूला रहा, इसमें पूरे में सिर्फ एक ही फॉर्मूला की बात करी, और एक भी ही बात करी कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तब उसके केंद्र की तरफ, तब उसके केंद्र के बाहर, केंद्र की तरफ अभिकेंद्रीय, केंद्र के बाहर अपकेंद्रीय। फिनिश हो गया याद भाई। चलिए, तो इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप क्या करते हैं? तो सिंपल सी बात है, आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े होते हैं एंड आप हमें एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप से, हमारी वेबसाइट से, या डायरेक्टली यूट्यूब के प्लेलिस्ट से भी। क्या क्या मिलता है आपको? तो मैग्नेट ब्रेन्स देखिए आपके लिए ऑफर करते हैं सीबीएसई इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम। सीबीएसई दैट मीन्स द क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। दैट मीन्स कि भाई अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं तो आपकी बुक्स एनसीईआरटी होंगी एंड आप अपनी कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से। साथ ही साथ अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं
तब भी आप हमारे यहां से अपने कोर्स कंटेंट्स को देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से हैं तब तो आपके लिए एक्सक्लूसिव यूपी एंड बिहार बोर्ड के लिए प्लेलिस्ट देखने को मिल जाती है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं आप तो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, सीआईआईबी, जेएआईआईबी इनकी तैयारी कर रहे हैं तब भी मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपका कोर्स कंटेंट ओपन हो जाता है एंड जिसको आप फ्रीली पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं अपने आप को और इंप्रूव करना तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक को फॉलो करके आप ई बुक्स या फिर बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। साथ ही साथ आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। अपने सुझाव दे सकते हैं, कोई सजेशंस आप हमसे शेयर कर सकते हैं एंड जो नई इंफॉर्मेशन हमारी चैनल से आती है वो भी आप तक मिलती रहेगी। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।